हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। आज का सेशन है हमारा, आज जो आपका यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2023 का प्री का एग्जाम हुआ है, उसमें जीएस का सेक्शन में पॉलिटी, खास तौर से पॉलिटी में जो क्वेश्चंस आए। अब पॉलिटी की बात क्यों हो रही, क्योंकि एक ही सब्जेक्ट ऐसा है जो अभी हमने पढ़ाया है जीएस में। आपको वीडियो का हमारा बैच चल रहा है, वीडियो में पॉलिटी चल रही है। अभी 12 क्लासेज हुई हैं। सिर्फ क्लासेज भी मुश्किल से 30 मिनट की हैं, कुछ 25 मिनट की हैं, कुछ 35, इतने मिनट्स की सिर्फ 12 क्लासेज, ध्यान रखना। तो उसमें से जो 12 क्लासेज हुई हैं, आपके टोटल 20 क्वेश्चंस आए हैं यूपी पीसीएस में। और आप देखोगे ऑलमोस्ट 15 क्वेश्चंस तो आपके डायरेक्ट आए हैं जो हमने पढ़ाया। अभी 3 से 4 क्लासेज रिमेनिंग है, ये ध्यान रखना। 3 से 4 क्लासेज बाकी हैं जो होंगी किस किस पे, पंचायती राज पे होनी है, पंचायत और नगर पालिका पे, ठीक है। एक क्लास होनी है सारे आयोग, जितने भी आयोग हैं आपके, निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग, इसके मानवाधिकार आयोग, तो सब पे होनी है एक क्लास। आपातकालीन उपबंध पे होनी है। और एक क्लास होनी है छोटी छोटी चीजें जैसे राजभाषा वगैरह हो गया, इस प्रकार के जो अनुच्छेद 300 के बाद के अनुच्छेद हैं उन पे होनी है जो इम्पोर्टेंट। तो ये 4 क्लासेज होनी बाकी थी। इसके बावजूद भी आप देखोगे कि जो इस पोर्शन से आया, जो हो चुका है, ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन आपका जो पढ़ाया गया उससे निकल रहा था। अगर जिन स्टूडेंट्स ने भी सुना होगा, मैं बोलता हूँ जो भी वीडियो के स्टूडेंट्स हैं, एक सब्जेक्ट वाइज क्लासेज चल रही है, उसमें तो मुझे लगता है 6 या 7 क्लास हुई हैं, तो उनका तो अभी उतना कवर नहीं हुआ, लेकिन इनकी 12 क्लासेज हो गई वीडियो वालों। तो जो भी वीडियो के रेगुलर स्टूडेंट हैं जो देख रहे हैं बैच में, पेड बैच में, हमारा ऐप पे बैच चल रहा है, उसकी बैच की सारी जितनी भी इंफॉर्मेशन आपकी इस वीडियो के कमेंट में मिल जाएगी, और भी हर वीडियो के कमेंट में आपको बैच की, ऐप की कहाँ से क्या है जानकारी मिल जाएगी। तो वो वीडियो के स्टूडेंट्स जो हैं वो बताएंगे कि हाँ, जो भी चीज़ आज मैं हर एक क्वेश्चन पे बताऊंगा कि ये कहाँ पढ़ाया गया है, क्या है, कब पढ़ाया गया, कैसे कर सकते थे, तो उनको समझ में आ जाएगा कि हाँ सही से पढ़ा होता तो ये सारा पेपर आप पॉलिटी का कर सकते थे। अब सपोज करो 82 से 83 क्वेश्चन आपके ये कट ऑफ जाता है यूपी पीसीएस में, उसमें से 20 में से 15, और अगर पूरा कवर हो गया होता तो 18 से 20 क्वेश्चन आप डायरेक्ट कर रहे हो। कब? 15 दिन की पढ़ाई में। अभी 12 क्लास हुई, 3 और जोड़ लो, 15 दिन की, वो भी कितने की, 30 मिनट की पढ़ाई। अगर ये 3 घंटे की पढ़ाई होती तो आप मेंस भी टॉप कर जाते हो, प्री में भी दिक्कत नहीं होती एक सब्जेक्ट में। तो जो लोग नए स्टूडेंट्स हैं, जिनको लगता है कि हाँ वो बहुत इधर से पढ़ लेंगे उधर से पढ़ लेंगे, ये उनके लिए सबक है कि आप जब तक टाइम बर्बाद करोगे, चीज़ें खराब करोगे ना, यहाँ बहुत स्पीड से एकदम वो चीज़ें जो आती है टारगेटेड चीज़ों पे काम होता है। आप पूरी लक्ष्मीकांत भी पढ़ लोगे ना, तब भी 7-8 क्वेश्चन छोड़ने पड़ते, क्योंकि उतना होल्ड करना, एक एक लाइन पे ध्यान देना वो पॉसिबल नहीं है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आया था, निम्न घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए, सबसे पहले से लेकर आखिरी गतिविधि तक। तो सबसे पहले क्या है, प्रारूप समिति की नियुक्ति बोल रहे हैं। फिर भारतीय संविधान को अंगीकृत अधिनियमित, ये पूरा मैंने संविधान की प्रस्तावना लिखाई थी। तो ये अंगीकृत अधिनियम कब किया था इन्होंने? 26 नवंबर 1949 को 284 लोगों ने साइन किए थे, सब कुछ बताया था, ठीक है। दूसरा, संविधान प्रवृत्त कब हुआ ये बताया था, 26 जनवरी 1950 को प्रवृत्त किया था, नहीं 26 जनवरी, हाँ 1950, 2 महीने बाद। इसके क्यों 2 महीने बाद? क्योंकि 26 जनवरी का दिन बहुत इंपॉर्टेंट था। 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्र जो स्वराज दिवस है वो मनाया गया था, नेहरू जी ने मनाया था, इसलिए तो ये 26 जनवरी 1950 हो गया। प्रथम बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को। तो बस यहीं से कवर हो जाना था, प्रथम बैठक। इसके बाद प्रारूप समिति बनती है कुछ महीने बाद, यहाँ पे भीमराव अम्बेडकर के नेतृत्व में बनेगी। फिर आएगा ये 2 महीने पहले, और लास्ट में आखिरी काम ये होगा। तो यहाँ से आपको लगा लेना था। तो क्या हो जाएगा इसका? सबसे पहले हो जाएगा आपका चौथा, फिर पहला, फिर दूसरा, तीसरा। चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा कहाँ पे है? ये वाला आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाना था। देखो कितना आसान हो जाता है चीज़ें। वो ये यूपीपी से वीडियो के लिए बैच चल रहा है, ये ध्यान रखो। हमारे पास सिर्फ 50 दिन है, हमें बहुत फास्ट करना पड़ रहा है और बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में। उसके बाद भी तैयारी आप देखो कि यूपी पीसीएस के भी आपके क्वेश्चन नहीं छूट रहे हैं, सब आ रहा है। ये चीज़ें कोई नहीं दे पाएगा, चाहे जितना लाखों रुपए भी खर्च कर लोगे ना, नहीं मिलेंगे। क्योंकि टीचरों को पता ही नहीं ना, या तो बल्क में दे देंगे, 300 या 400 पेज की पीडीएफ प्रिंटेड दे देंगे, अब पढ़ते रहो, सब उसमें आ गया, लेकिन याद भी तो करना है।
दूसरा, पंचायतों के समस्त चुनावों का संचालन करता है। ये आपके पंचायत अभी नहीं हुआ है, नेक्स्ट जो आपकी 14 क्लास आनी है वो पंचायतों पे ही आनी है। तो ये तो बड़ा ही नॉर्मल सा हो जाना था कि पंचायतों के लिए दो चीज़ों की व्यवस्था हुई थी। एक हुई थी आपकी राज्य निर्वाचन आयोग, हाँ ये जरूर बताया था कि राज्य निर्वाचन आयोग का जो अध्यक्ष है, सदस्य, इनकी नियुक्ति कौन करता है? आपका राज्यपाल, ठीक है, पीएम के परामर्श से। ये चीज़ें बता चुका। तो राज्य निर्वाचन आयोग जो है आपका पंचायतों के चुनाव, यहीं पे एक राज्य का वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग, इन दो का प्रावधान है। तो ये तो शुरुआती दो लाइनें यही होनी थी कि जो पंचायती राज अधिनियम है 73वां संशोधन अधिनियम, उसमें शुरुआती दो प्रावधान है। तो यहाँ से आपका सीधा हो जाना था ये क्वेश्चन। तो क्या हो जाएगा? राज्य निर्वाचन आयोग। जो आपका मुख्य निर्वाचन आयोग होता है वो क्या करता है? आपका लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव, इसके बाद राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, और प्लस ये लोकसभा में आपका आ जाएगा राज्यसभा चुनाव भी। लोकसभा का चुनाव भी कराता है, राज्यसभा का, विधानसभा का, ये तीन चुनाव कराते हैं मुख्य स्तर पर, और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव। यही सारे काम होते हैं आपके मुख्य निर्वाचन आयोग के, जो देश का होता है। और जो राज्य का होता है वो क्या करता है? नगर पालिका, नगर निगम, इन सब के चुनाव प्लस पंचायतों के चुनाव, ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, ये काम करते हैं। अब आ जाते हैं पंचायती राज पर अशोक मेहता समिति की सिफारिशों के। ये देखो, ये भी पंचायती राज आ गया, चूंकि ये हुआ नहीं है तो इससे क्वेश्चन आया। पंचायती राज पे आपकी गिनी चुनी 6 मुख्य इंपोर्टेंट समितियां थी। सबसे पहली बलवंत राय मेहता, ये बनी थी 1957 में। इसके जस्ट 20 साल बाद आपकी बनी थी 1977 में, कौन सी? अशोक मेहता। दोनों मेहता है पहली चीज। बलवंत राय मेहता ने त्रिस्तरीय की बात की थी, जो अभी चल रही है वही सेम बलवंत राय मेहता ने बात की थी कि एक आपकी ग्राम पंचायत, दूसरी खंड स्तर पर खंड पंचायत या पंचायत समिति, तीसरी जिला पंचायत। इन्होंने बोला था कि ग्राम पंचायत को खत्म कर दो, तो दो स्तरीय पंचायत की बात की थी इन्होंने, खंड स्तरीय और जिला स्तरीय। तो पहला क्या है? पंचायती राज के 3 स्तरीय व्यवस्था के स्थान 2 स्तरीय, बिल्कुल सही है। राज्य के नीचे पर्यवेक्षण हेतु खंड को विकेंद्रीकरण का प्रथम बिंदु माना जाना, क्योंकि पर्यवेक्षण की बात हो गई। अगर सबसे छोटी होती हो, राज्य के जस्ट नीचे की बात कर रहे तो यहाँ कौन होगा? जिला की बात की थी ना, जिला स्तरीय पंचायत। क्योंकि पर्यवेक्षण कौन करता है? जो ऊपर वाला होता है। तो जिला तो सबको पता है, जिला ऊपर वाला होगा, तो यही पर्यवेक्षण करेगा, और विकेंद्रीकरण का प्रथम बिंदु भी यही रहेगा। तो इसलिए इसका क्या हो जाएगा आपका? पहला सही है, दूसरा गलत है, तो केवल एक सही है। अगला आ जाते हैं। ये देखो, पंचायत हुआ नहीं आपका। अब यहाँ पे देखो, ये क्वेश्चन आपका डायरेक्ट नहीं हुआ, लेकिन कैसे निकल सकता था आप देखो। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों नीचे। जिन लोगों ने ध्यान से सुना होगा उनको पता होगा कि अनुच्छेद 324 की मैंने बात की है चुनाव आयोग के लिए, कि चुनाव आयोग की ऐसी बीच में कहीं जिक्र हुआ है कई बार, तो मौखिक रूप से बात की। अगर इसकी बात आपने नहीं भी सुनी है तो अनुच्छेद 280, जब मैं अंतर्राज्यीय परिषद बता रहा था 263, वहां पे कई बार बताया कि 280 आपका अनुच्छेद क्या है, किससे रिलेटेड है? वित्त आयोग से। क्योंकि सारे आयोग अभी हुए नहीं है, एक ही पंचायत प्लस सारे आयोग एक सिंगल वीडियो में आ जाने। जो आपकी 14 क्लास आएगी वो इन्हीं पे ही आ जाएगी, तो फिर ये बहुत आसान हो जाएगा। ये होने वाला है क्योंकि अभी क्लासेज पूरी नहीं हुई है, ठीक है। तो यहाँ से आपको समझ में आ जाना चाहिए था कि ये क्या बोला है, सुमेलित कीजिए। तो अगर आप 324 को कहाँ से सुमेलित करोगे? निर्वाचन आयोग से। 4 कहाँ पे? ए का 4 और दूसरा सी का कितना होना चाहिए? 2। तो सी का 2 इसी में ही है। तो दोनों अगर कोई भी एक मैच कर लेते आप, कि या तो आप कर लेते 324 निर्वाचन आयोग और 280 वित्त आयोग, तो आपका ये आंसर आपका मिल जाना था। किसी में भी ये कॉमन नहीं, तो एक भी अगर आपको आ रहा था इसमें से तो आंसर निकल जा रहा है। दैट मीन्स क्या है कि अगर पढ़ाई आपकी बहुत तरीके से हुई हो ना, तो पूरा ज्ञान नहीं भी हो, हर ऑप्शन ना भी आ रहा हो, तो आप अपने हल्के से ज्ञान का उपयोग करके हर क्वेश्चन निकाल सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। और जो MCQs फॉर्म में पढ़ते हैं ना, या जो केवल ऊपरी सतही, टीचर को खुद ही ज्ञान नहीं है, PDF बना के बस बताते रहे, तो उनको क्या होता है, अगर सेम टू सेम क्वेश्चन नहीं आए तो आप कभी नहीं कर पाओगे। अगला आते हैं,
लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर निम्न में से कौन है? अब इनके बारे में कोई जिक्र कर ही नहीं सकता है, लेकिन हुआ है। मैं बताता हूँ कहाँ। जब मैं शुरुआती बता रहा था कि जो आपकी अंतरिम कैबिनेट बनी थी 1946 में, अंतरिम कैबिनेट में मैंने बताया था बाबू जगजीवन राम श्रम मंत्री थे और स्वतंत्रता के बाद भी ये श्रम मंत्री रहे। तो इनके बारे में बताया था कि इनकी पुत्री है मीरा कुमार, जो लोकसभा की स्पीकर रही हैं और प्रथम महिला स्पीकर। 2-3 बार इनका जिक्र हुआ। तो जो लोग ध्यान से बातें नहीं सुनते हैं कि क्या बोली गई, वो हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। अगला आ जाते हैं, जिनको थोड़ा सा भी डाउट है वो ऐप पे जाइए, क्लासेज देखिए, आपको सब पता चल जाएगा कि हाँ किस लेवल की। इसका सिंपल सा मतलब हुआ, आप छोटे से छोटा बड़े से बड़ा एग्जाम दो, जो सब्जेक्ट्स यहाँ होते जाएंगे, आप दुनिया की आईएएस की भी तैयारी करके आ जाना, आईएएस वाला भी पढ़ा देगा ना, लेकिन इतने सही तरीके, इतने सिंपल वे में, इतने कम टाइम में कोई तैयारी नहीं करा पाएगा। अब आते हैं, नीचे 2 कथन है, जिनमें से एक कथन को ये तथा दूसरे कथन को आर कहा गया। ठीक, असर्शन और रीजन। ये देखो बहुत डिटेल में एक एक चीज बताइए। जो कथन लिख दिया कि किसी राज्य की सीमा बदलनी है तो राष्ट्रपति की पूर्वानुमति चाहिए। पूर्वानुमति चाहिए मतलब पूर्व सिफारिश, राष्ट्रपति सिफारिश करेगा। तो राष्ट्रपति सिफारिश किसको करेगा? संसद को। और इसके लिए राष्ट्रपति संबंधित, फिर मैंने बोला संसद में जाएगा, राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से बिल जाएगा। सेम चीज राष्ट्रपति क्या करेगा? उस विधानमंडल को भी भेजेगा और एक समय नियत कर देगा कि इतने महीने के अंदर आपको क्या करना है, अपना जवाब देना है। अब राष्ट्रपति अगर वो जवाब जो भी आए उसे राष्ट्रपति माने या ना माने, वो राष्ट्रपति के अंदर है। ठीक है कि ये कैसे, लेकिन अगर इन्होंने उस टाइम लिमिट के अंदर जवाब नहीं दिया तो ये मान लिया जाता है इनकी सहमति है। तो ये दोनों चीज़ें लिखवाई हैं, बहुत अच्छे से बताई हैं, दोनों चीज़ें सही है, लेकिन एक का दूसरे से कोई रिलेशन नहीं है कि असर्शन और रीजन हो। तो क्या हो जाएगा इसका? ये और आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या नहीं करता, नहीं, ये हो जाएगा इसका सही, कि दोनों व्याख्या नहीं करते, दोनों सत्य हैं अपनी अपनी जगह, क्योंकि दोनों का एक दूसरे से लेना देना नहीं है। ठीक है, ये नहीं है, ये सही है। अगला आ जाते हैं, निम्न में से कौन सा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 का हिस्सा नहीं है? बिल्कुल सिंपल शब्दों में अगर इसका इंग्लिश भी पढ़ लेते तो क्या था? नो डबल जियोपार्डी, दोनों चीजें लिखाई थी कि एक उसके लिए 2 बार दंड नहीं मिलेगा, एक बार अगर आपने क्राइम किया है। तो ये आपका है स्वयं के विरुद्ध साक्षी होने का निषेध। ये बताया जा रहा है, नार्को टेस्ट वगैरह भी इसलिए बैन किए कि स्वयं के विरुद्ध गवाह बनने के लिए आप बाध्य नहीं कर सकते हो। तो ये भी सही है। इसके बाद कार्योत्तर विधि, एक्स फैक्टो लॉ, कि अगर आपका क्या हुआ, आपने क्राइम कर दिया और कानून आप बाद में बना के सजा नहीं दे सकते, उस टाइम पे जो कानून है उसके तहत। तो ये तीनों चीजें हैं इसमें, तीनों लिखाई गई हैं, बहुत डिटेल में बताया गया। यातना के विरुद्ध निषेध, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको यातना नहीं दी जाएगी, 3rd डिग्री दी जाती है, रिमांड ली जाती है। तो ये वाला आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ये आपका ऑप्शन होगा जो आपको लगाना होगा। ठीक है, यातना के विरुद्ध निषेध। अगला आ जाते हैं, भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा से सही है? ठीक है, इस वाले में आपको याद है ना, ये पूछा गया कि कौन सा नहीं है इसमें, तो ये तीनों हैं। अनुच्छेद 20 का हिस्सा जो नहीं है वो ये हो जाएगा सी। अब महान्यायवादी का बताया हुआ है, देखो कि निम्न, ये तो बिल्कुल बताया हुआ है, लिखाया हुआ है। महान्यायवादी अनुच्छेद कौन सा है आपका? 76। महान्यायवादी के पद पे ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति होगी जो उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो। बिल्कुल है। दूसरा, अगर देखो दूसरा कभी कभी क्या होता है, आपको चीज़ें समझ नहीं होती है। ठीक, इसमें मैंने क्या बताया कि ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहता है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। राष्ट्रपति ही इसकी क्या करता है? वेतन, सेवा शर्तें, भत्ते सब डिसाइड करता है। तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, जिसके प्रसाद पर्यंत रहे वही हटा भी सकता है। तो इनको हटाने का सिंपल सा है, राष्ट्रपति को, इनको कोई वैसी सुरक्षा नहीं प्राप्त है कि इन पे महाभियोग चलाया जाए, वो चलाया जाए। तो सिंपल सा था, बहुत आसानी से हो जाना था, केवल एक सही है आपका। आगे आ जाते, निम्न युग्मों में से कौन सा युग्म संविधान की अनुसूची सही सुमेलित है? देखो इसमें सारी अनुसूचियां नहीं पढ़ाई, ये लास्ट का था। मैंने ये सोचा था कि लास्ट में सारी आपकी 12 अनुसूचियां लास्ट में करा दें, लेकिन जिक्र हुआ है अनुसूचियों का। ठीक है, जिक्र कई बार हुआ है, तो जिन जिन का जिक्र हुआ वहीं से निकल जाना था। नवी अनुसूची बहुत बार बताई है कि पहला जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, उसी में ही जवाहरलाल नेहरू JLN
इन्होंने क्या किया था, नवी अनुसूची लेके आए थे, क्योंकि इनको क्या करना था, जमींदारी उन्मूलन वगैरह, भूमि सुधार कानून कहाँ, उनको सुरक्षा प्रदान करनी थी संविधान में। सुप्रीम कोर्ट के जो अवलोकन करती है सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, समीक्षा करती है न्यायिक समीक्षा से, तो उसके लिए नवी अनुसूची, इसमें जो जो भी कानून डाल दिए जाए उनका क्या सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू नहीं हो सकता था। अब तो इन्होंने बोल दिया कि 1973 के बाद कोई भी हो पैसे के स्ट्रक्चर पर रिव्यू हो सकता है। ये भी बताया था कि तमिलनाडु का इसमें जो रिजर्वेशन कानून है वो भी पढ़ा है, जिसमें 69% रिजर्वेशन, सब कुछ डिटेल में बताया हुआ है। तो नवी अनुसूची में राज्यों राज्यसभा में स्थानों का आवंटन यहीं से गलत हो जाना था, पूछा भी क्या है, सुमेलित नहीं है, तो यहाँ से आपको आ जाना था। नहीं तो एक 10वीं अनुसूची का भी जिक्र हुआ था, तो वैसे ऑप्शन तो आपका ये करेक्ट होना है, ठीक है, कोई वहाँ जाने नहीं है कि ये गलत है, गलत पूछा गया, बाकी सब मैच है। तो जितना अगर कम से कम भी पढ़ाया आपने, लेकिन वो तरीके से पढ़ा है, तो देखो हर क्वेश्चन निकलता आ रहा। अभी एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं मिला जो ना बताया गया या जिस निकल ना रहा हो, जो ही नहीं कि उसके चारों ऑप्शन बताए गए हो बट निकल नहीं रहा है, ऐसा नहीं हुआ है। उच्चतम न्यायालय को मौलिक अधिकारों के हनन रोकने के लिए रिट जारी करने की शक्ति के संबंध में 2 कथन दिए गए। देखो बिल्कुल ज्यों का त्यों लिखाया गया कि उच्चतम न्यायालय क्या किन 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार प्रक्षा, क्यू वारंटो, उत्प्रेषण, 5 रिट जो मूल अधिकारों को लागू करने के लिए समुचित हो, उस रिट का प्रयोग। ये बताया था हाई कोर्ट इन 5 के अलावा अन्य जो सामान्य अधिकार है उन पे भी क्या रिट जारी कर सकती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट सिर्फ इन 5 आधारों पर रिट जारी करती है। अगला, संसद को अधिकार है कि वह कानून बनाकर किसी अन्य न्यायालय को अपनी आधिकारिक स्थानीय सीमाओं के भीतर उच्चतम न्यायालय की दी गई इन शक्तियों, बिल्कुल ये भी लिखाया है कि संसद अन्य न्यायालयों को भी रिट जारी करने के लिए अधिकृत कर सकती है, बशर्ते कि सुप्रीम कोर्ट की शक्तियां नकारात्मक रूप से प्रभावित ना हो। तो इन्होंने वही लिख दिया कि आधिकारिक स्थानीय सीमाओं के भीतर। तो इसमें कौन से दोनों सही है। आगे आ जाते हैं। देखो इतने कम टाइम में, इतने कम सिलेबस में, मुश्किल 30-30 मिनट के अगर 12 वीडियो है तो एक दिन में आदमी देख के नोट बना के रख सकता है, सोचो। और उसमें यूपी पीसीएस में जाके एक दिन की पढ़ाई करके वो 18 से 20 क्वेश्चन करके आ जाए, ये कौन कर सकता है, कोई बताओ मुझे। कहीं भी जाके पढ़ लो, यूपी पीसीएस की बात हो रही, यूपीएससी के बाद अगर जो सबसे टफेस्ट पीसीएस एग्जाम होता है वो यूपी पीसीएस है, यूपीएससी के बाद बताओ। संसद में उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधित्व के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा सही। बिल्कुल ज्यों का त्यों लिखा है, आप जाओ नोट देखो कि राज्यसभा के लिए सीटों का जो ज़्यादा जिसकी सीटें थी राज्यसभा के लिए, यूपी हो गया आपका, महाराष्ट्र हो गया, तमिलनाडु हो गया, बिहार हो गया, इनकी 5-6 राज्यों की सीटें लिखाई थी। तो यूपी के लिए 31 सीटें सर्वाधिक हैं। लोकसभा के लिए 80 सदस्य, इस पर जिक्र हुआ है कि लोकसभा में यूपी की कितनी सीटें हैं, 80 सीटें। तो जिसने भी जो भी सुनता है वीडियो ध्यान से, प्लस सुनने के बाद जो पढ़ाया गया उसको रिवाइज भी करता है, उसके सारे क्वेश्चन अभी जितने बताते जा रहे हूँ सारे होते जाने। तो इसमें कितने, दोनों सही थे। अगला आ जाओ। सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश का त्यागपत्र संबोधित होता है। ये देखो डायरेक्ट नहीं बताया है, लेकिन ये बिल्कुल नॉर्मल, ये ध्यान रख लो कि जो भी व्यक्ति नियोक्ता होता है, नियोक्ता मतलब नियुक्ति करने वाला, नियुक्ति करने वाला, तो त्यागपत्र भी उसी को दिया जाता है। त्यागपत्र क्या होता है, उसी को। तो ये तो कई बार बताया कि इनकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे करे, अभी तो बहुत बताया, तदर्थ न्यायाधीश बताया था, रिटायर्ड न्यायाधीश बताया था, तो वो सब बताए थे कि सब राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होते हैं, कॉलेजियम सिफारिश करता है। तो नियुक्ता कौन हुआ आपका, राष्ट्रपति। तो जब राष्ट्रपति नियुक्त करता है तो आप उसी को ही क्या इस्तीफा दोगे। हाँ, कुछ पद ऐसे होते हैं जिनमें कोई नियुक्ति नहीं करता है, जैसे चुनाव होता है जहाँ पे स्पीकर हुआ, तो स्पीकर में क्या होता है, स्पीकर अपना त्यागपत्र देगा डिप्टी स्पीकर को, क्योंकि इसका कोई नियुक्ति नहीं करता है, इसका चुनाव होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से राष्ट्रपति को देगा ये। अगला आ जाते हैं। संघ वित्त आयोग के संदर्भ में निम्न में से कौन सा, जो मैंने बोला कि वित्त आयोग 280 आपका जस्ट सारे आयोग प्लस पंचायत नेक्स्ट क्लासेज में आएगा, वहाँ से बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा। हम तो यहाँ तक बताएंगे। इसमें देखो पहले जान लो कि एक अध्यक्ष होता है प्लस 4 सदस्य होते हैं। जिसने भी यूपी पीसीएस की पढ़ाई कर रहा होगा तो वो तो पिछला जो 15वां वित्त आयोग है उसकी सिफारिशें भी पढ़ के गया होगा, सदस्यों के नाम भी, तो उसके लिए तो बहुत आसान होगा। जो एकदम नए स्टूडेंट हैं उनके लिए बता रहे हैं कि वित्त आयोग आपके आने वाला था 1+4 होता है। एक अध्यक्ष NK सिंह अध्यक्ष थे, जो अभी वित्त आयोग बनाया गया था। उन्होंने बहुत सारी सिफारिशें दी थी, 41% राज्यों को बंटवारा करो, 1% जम्मू कश्मीर और लद्दाख को, ये सब चीज़ें थी उनके में, ठीक है। अब
एक हम तो ये तक बताएंगे कि एक जो होता है मेन अध्यक्ष, उसको किस विषय से या किस क्षेत्र का पुरोधा होना चाहिए, फिर 4 सदस्य होने चाहिए, तो कुछ वित्त से रिलेटेड, कुछ आर्थिक मामलों से रिलेटेड, कुछ इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, तो सब में क्या डिफरेंस है और कैसे इनको चुना जाता है। ठीक है, तो ये वाला गलत हो जाएगा। यह अपना प्रतिवेदन नीति आयोग को प्रस्तुत करता है। जिसने भी ध्यान से सुना होगा, ये ध्यान रखना, मैंने बताया था कि जितने भी आयोग हैं यह सारी अपनी रिपोर्ट, चाहे अभी लेटेस्ट ही वीडियो में 1-2 वीडियो में बताया था कि चाहे आपका यूपीएससी हो, चाहे कैग हो, चाहे वित्त आयोग हो, जितने भी आयोग हैं ये क्या करते हैं, अपनी रिपोर्ट किसको, राष्ट्रपति को देते हैं। राष्ट्रपति फिर क्या करता है, इसको संसद के पटल पर रखवाता है। सीबीसी वगैरह सब बताया था। तो यहाँ से क्वेश्चन तुरंत निकल जाना था, तो ये भी आपका क्या गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार से ना तो एक ना ही दो, तो ये आपका सही हो जाएगा। अगला आ जाते हैं, भारत के एक राज्य में विधान परिषद के गठन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा से कथन सही। ज्यों कहते हो, देखो जैसा लिखाया है, ये क्या 2 क्लास पहले ये भी पढ़ाया है राज्य कार्यपालिका में, जहाँ संसदीय समितियां वगैरह थी। ठीक है, संसदीय समितियां खत्म हुई थी, राज्यपालिका स्टार्ट हुई थी। तो एक विधान परिषद में उस राज्य की विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 1/3 से अधिक सदस्य नहीं हो सकते। बिल्कुल ये लिखाया है कि मिनिमम आपके 40 होने चाहिए और मैक्सिमम 40 से 1/3 जो विधानसभा की सदस्य संख्या है। ये भी लिखाया है कि 1/3 जो सदस्य हैं विधान परिषद के, एक तो विधान परिषद का अनुच्छेद लिखा है 169, विधान परिषद स्थापित कैसे होती है ये भी बताया कि विधानसभा क्या करती है, पारित करती है, 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पर संसद जाता है, संसद सामान्य बहुमत से पारित कर देती है। सदस्य संख्या ये बताई थी 40 से 1/3 तक। इसके सदस्यों का निर्वाचन भी बताया था कि कैसे होता है। 1/3 विधानसभा के सदस्य निर्वाचित करते हैं, 1/3 स्थानीय निकाय, फिर 1/12 आपका जो अध्यापक 3 साल से रहे हो माध्यमिक स्तर के ऊपर, 1/12 जो 3 साल से स्नातक रहे हैं, और 1/6 का निर्वाचन कौन करता है, मनोनीत करता है, ये राज्यपाल। हर एक चीज़ बहुत डिटेल में विधान परिषद के संबंध में बताई थी, वही दोनों चीज़ें आ गई कि एक राज्य की विधान परिषद में कम से कम 40 होने चाहिए सदस्य और ज़्यादा से ज़्यादा 1/3 होने चाहिए। दोनों आ गए, दोनों सही थे। देखो कितनी टारगेटेड पढ़ाई। होता क्या है ना कि जब आप बुक्स पढ़ते हो, टीचर पढ़ाता है, तो कंटेंट की कोई कमी थोड़ी है जीएस में। आपको फिर जब आप टेस्ट देते हो, बहुत सारी बुक्स और पढ़ते हो, फिर आपकी एक समझ बनती है। वो समझ आपको हजारों पेज को कम से कम 100-200 पेज में लाने का लायक बनाती है। वो हर व्यक्ति नहीं ला सकता है, क्योंकि उसको पता होता है कि इसकी एक समझ कैसे बनानी है, कैसे लाना है और काम का क्या क्या है। बाहरी चीज़ें छूट जाओ, फिर आसान हो जाती है आपकी पढ़ाई या एग्जाम निकालना। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, जिसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शून्य घोषित किया गया है, के संदर्भ में ये नहीं कराया गया। एक क्वेश्चन ऐसा आया है जो नहीं कराया गया है, इसलिए नहीं कराया गया है, ये आपका रेगुलर क्लास में हो जाएगा, जो रेगुलर जीएस चल रही है वहाँ पे वैल्यू एडिशन आता है। तो ये सब चीज़ें, क्योंकि ये थोड़ा अंदर गहराई में चलेगा, इतना हमारे पास वीडियो में समय नहीं है कि हमारी चीज़ में बहुत गहराई में जाएँ। ये ध्यान रखो, क्योंकि 50 दिन है, 50 दिन में हमें पूरी जीएस, हिंदी और रीजनिंग इन सब पे भी जाना है, कंप्यूटर वगैरह भी देखना, इसलिए इतना चीज़ें नहीं। ठीक, तो लेकिन इसके बारे में बता दे रहा हूँ कि राष्ट्रपति हो चाहे उपराष्ट्रपति, अगर उसका चुनाव रद्द भी किया गया तो रद्द करने से पहले तक जो भी कार्य उसने किए वो सब मान्य होते हैं। ठीक है, सारी चीज़ें मान्य होती हैं, अमान्य नहीं होती। तो पहला ऑप्शन क्या है, उपराष्ट्रपति के रूप में इस प्रकार की घोषणा से पूर्व उसके द्वारा किए गए कार्यावधि मान्य होते हैं, बिल्कुल मान्य होते हैं। दूसरा है, उपराष्ट्रपति के रूप में इस प्रकार की घोषणा होने के दिन उसके द्वारा किए गए कार्यविधि मान्य, कार्य ये बीच में वो लगना था, गैप था, कार्य विधि मान्य नहीं होती। देखो जब एक चीज़ यहाँ पे बोल दी कि घोषणा के जस्ट पहले तक जो भी उसने वो किया सब विधि मान्य होंगे, तो इसका कोई तुक ही नहीं बनता है कि उस दिन, क्योंकि उस दिन में अगर पता चले 12 बजे उसको क्या किया, घोषणा हुई कि इसका चुनाव गलत है, रद्द है, शून्य कर दिया, मतलब रद्द कर दिया निर्वाचन को ही, तो घोषणा के पहले तक उस दिन भी जो कार्य करेंगे वो सारे विधि मान्य होंगे, तो ये अपने आप गलत हो जाएगा। तो केवल एक सही होगा इसका। आगे आते हैं, निम्न में से कौन सा प्रावधान संविधान का सही सुमेलित नहीं है। देखो ये भी पूरा भाग है, जो मैंने बोला अनुसूचियां और भाग, पहले दिन हल्का सा आइडिया दिया था किस भाग में, जैसे जैसे चीजें होती जा रही वैसे वैसे तो आपको भाग याद है। पहला है संविधान का भाग 1 पूरा लिखा है, तो वहीं से ही अगर आपने जितनी क्लास है वो पढ़ी थी तो वहां से क्वेश्चन हो जाना था। देखो भाग 2 क्या है, नागरिकता, ये तो सब कराई गई है, तो बस यहीं से ही देख लेते हो, ये पूछ ही रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है।
यहाँ से आपका हो जाना था। देखो आप मुझे, मैं बोल रहा 15 मैंने कम बोले थे, मुझे लगता है एक क्वेश्चन ऐसा है अभी तक जो नहीं हो सकता था। ये देखो ज्यों का त्यों हर एक चीज लिखाई है, बोलिए। नीचे 2 कथन है जिनमें से एक को अभिकथन, दूसरे को कारण कहा गया है, असर्शन, दूसरे को रीजन। राष्ट्रपति संसद का भाग है, बिल्कुल बोला है, राष्ट्रपति प्लस के लोकसभा प्लस के राज्यसभा, ये तीनों मिलकर संसद को बनाते हैं। इन दोनों ने पारित कर दिया और राष्ट्रपति ने साइन नहीं किए तब तक वो कानून नहीं बनता है। संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की सहमति के बिना कानून नहीं बनता है। तो बिल्कुल दोनों हैं और ये इसका सही रीजन भी है। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, ये और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है, बिल्कुल इसका भी हो जाएगा सही। आगे आ जाते हैं। संसद की संयुक्त बैठक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से कथन सही है। संसद की संयुक्त बैठक कराया है, अनुच्छेद 101 बताया है कि सामान्य विधेयक और वित्तीय विधेयक इन पे क्या होगा, संयुक्त बैठक बुला सकते हो, बाकी संविधान संशोधन विधेयक पे नहीं बुला सकते हो, धन विधेयक पे जरूरत नहीं पड़ती। तो अनुच्छेद कुछ दशाओं में संसद की दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान करता है, बिल्कुल करता है। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता स्पीकर करता है। मैंने तो इसके आगे भी लिखाया है कि अगर स्पीकर ना हो तो कौन करेगा, डिप्टी स्पीकर, और डिप्टी स्पीकर ना हो तो फिर कौन करेगा, राज्यसभा का उपसभापति। सभापति नहीं करता, ध्यान रखो। तो स्पीकर, उसके बाद डिप्टी स्पीकर, वो ना हो तो राज्यसभा का उपसभापति, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, दोनों सही है, 1 और 2 दोनों सही है। आगे आ जाते हैं। निम्न में से कौन सा प्रावधान नीति निर्देशक तत्व तथा मौलिक कर्तव्य दोनों का एक भाग है। नीति निर्देशक तत्व में हो, ये जिन लोगों ने वन दरोगा की तैयारी की, मैंने आज का पेपर देखा, वन दरोगा वालों ने जो तैयारी की थी 10 से 15 क्वेश्चन तो आपके डायरेक्ट सिलेबस से आए जो आपने वहां पढ़ा था, ठीक है। तो उनको काफी फायदा हो गया होगा, करंट भी उन्होंने जो पढ़ा था उससे भी क्वेश्चन आ गए बहुत सारे, ठीक। तो कौन सा प्रावधान नीति निर्देशक तत्व मौलिक कर्तव्य दोनों का एक भाग है। तो सबसे पहले तो इस पे जाते हैं, पर्यावरण 48A मौलिक, ये नीति निर्देशक तत्व में हो गया। मौलिक कर्तव्य में भी 7वां, वन, वन्यजीव और पर्यावरण, इसकी रक्षा करना एक क्या कर्तव्य है। तो कर्तव्य भी है नीति निर्देशक तत्व, ये तो हो गई होगा। एक और है कि अभिभावक बच्चों को शिक्षा के अवसर दिलवाएं। अगर कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा दिमाग लगाएगा तो 45वां जो है आपका वो यही है। 45 क्या है कि कर्तव्य होगा 0 से 6 वर्ष के बच्चों को हेतु शिक्षा और उनकी जीवन उसके लिए उपयुक्त अवसर दिलाएं, राज्य ऐसा प्रयास करेगा। लेकिन ये किसके लिए है, आपके राज्य के लिए है। अभिभावक बच्चों को शिक्षा के अवसर दिलवाएं, किसके लिए, राज्य के लिए। और मौलिक कर्तव्य में सेम चीज है। तो मेन चीज हो जाएगा आपका कहाँ पे, पर्यावरण का संरक्षण, ये आपका ऑप्शन सही हो जाए। थोड़ा और जाएगा तो लोग इस पे गिलिच करेंगे कि यहाँ पे भी है शिक्षा के अवसर के बारे में, लेकिन ये राज्य को निर्देश है नीति निर्देशक तत्व में, जबकि यहाँ पे क्या है, दोनों जगह आपके पर्यावरण के संरक्षण की बात है। आ जाते हैं, आखिरी है आपका, भारतीय संविधान ने प्रारंभ में किस अवधि के लिए सभी सरकारी उद्देश्यों हेतु अंग्रेजी भाषा के उपयोग के लिए अनुमति प्रदान की थी। देखो ये भी नहीं कराया क्योंकि राजभाषा आपका 343 में था, वहां तक अभी हम नहीं पहुंचे थे, नहीं तो ये कराते तो सिंपल सा था, पहले स्टार्टिंग के पहले पैराग्राफ में ये आ जाता। तो जब संविधान प्रारंभ हुआ था तो सब लोग हिंदी भाषी आज भी नहीं है, तो हिंदी को भाषा नहीं बनाना था, हिंदी को बनाते तो बाकी राज्य अपने आप को वो करते, तो इन्होंने क्या किया, अंग्रेजी, क्योंकि अंग्रेजी सबको कनेक्टिंग लैंग्वेज है, कनेक्ट करती है, तो अंग्रेजी को इन्होंने भाषा बनाया कि अंग्रेजी को राजकीय उद्देश्यों हेतु पूर्ण उपयोग किया जाए। तो स्टार्टिंग में 15 वर्ष के लिए बनाया गया था। इनका ये मानना था कि 15 वर्ष के अंदर हिंदी का इतना प्रचार प्रसार हो जाएगा कि सब लोग हिंदी समझने लगेंगे, बोलने लगेंगे। फिर वो चीज़ नहीं हुई तो बार बार बढ़ाते हुए तमिलनाडु, इसी चीज़ पे तमिलनाडु में हर बार आंदोलन वगैरह भी होते हैं। अभी यूपीएससी में या शायद इसमें हुए थे, आर्मी वगैरह के जो एग्जाम्स होते हैं डिफेंस वाले, इसमें एसएससी सीजीएल में तमिल में कुछ क्वेश्चंस वगैरह के लिए हुए थे, बाद में उन्होंने वो कर दिया था कि हाँ तमिल में भी पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे आप देखोगे 2 क्वेश्चन 20 में से 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके जो पढ़ाया गया डायरेक्ट नहीं आए, क्योंकि वो अभी कराया नहीं गया, नहीं तो हर एक क्वेश्चन निकल रहा है। ये बहुत बड़ी बात होती है, मान लेना लोग 3-3 साल बहुत पढ़े हुए हैं यहाँ दिल्ली में,
दिल्ली में कम से कम नहीं तो 5 साल से पूरी दृष्टि में तैयारी करते हैं, 3-3 घंटे की क्लास, 18 महीने, ठीक है, 18 महीने क्लास करते हैं, फिर 2-3 साल खुद से पढ़ते हैं, फिर उनकी ये क्लैरिटी नहीं आती है। जो क्लैरिटी आप लोगों को दी जा रही है सिर्फ 299 रुपये में, रुपए की वैल्यू नहीं है। जिन लोगों को अभी तक नहीं समझ में आ रहा ना, वो सिर्फ अच्छी चीज़ें अभी मिल रही हैं, कुछ समय बाद इनका वैल्यू बहुत बढ़ जाएगा, फिर मिलेंगी भी नहीं उस चीज़ में, और इतने कम प्राइस में तो मिलेंगी नहीं। जिन लोगों को बैच लेना है, वीडियो का तैयारी करना है, वो उसकी डिस्क्रिप्शन नीचे कमेंट जाओ, एक पिंड कमेंट होता है, उसमें ऐप की लिंक रहेगी, ऐप लिंक से ऐप डाउनलोड करो, वहाँ कोर्स दिख जाएगा, आप कोर्स ले सकते हो, ठीक है। दूसरी चीज़ की आप जीएस रिवॉल्यूशन सर्च कर सकते हो टेलीग्राम पे, तो वहाँ पे हमारा एक जीएस रिवॉल्यूशन का ग्रुप मिल जाए, नंबर भी दिया रहता है, कोई क्वेरी है तो उस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। अभी के लिए इतना ही। अब हम इसका यूपीपीसीएस का पूरी फुल आंसर की लेके आएंगे। धन्यवाद आप लोगों का।